नमस्कार प्रिय दर्शकों, आज हम बात करेंगे ग्रहों की जड़ की। जी हां, जैसे किसी पेड़ की जड़ होती है, ठीक वैसे ही कुंडली में हर ग्रह की एक जड़ होती है। और जब तक आप उस जड़ को नहीं पहचानेंगे, तब तक आपके सारे उपाय, सारे रत्न, सारे मंत्र सब बेकार हो जाएंगे। एक बहुत सीधी सी बात आपको बताता हूं। एक बड़ा सा पेड़ है, उस पर फल लगे हैं, पत्ते लगे हैं। अब अगर फल खराब होने लगे, पत्ते सूखने लगे, तो आप क्या करेंगे? डालियों पर पानी डालेंगे? नहीं, जड़ में पानी डालेंगे, क्योंकि पेड़ को जो ताकत मिल रही है उसके जड़ से मिल रही है, डालियों से नहीं। अगर जड़ में दीमक लग जाए तो ऊपर से चाहे कितना भी अमृत छिड़क दिया जाए, पेड़ सूखेगा ही। ठीक इसी तरह कुंडली के ग्रह भी काम करते हैं। हर ग्रह की जो ताकत है किसी दूसरे ग्रह से आती है। उसका वो दूसरा जो ग्रह है वही उसकी जड़ होता है। आमतौर पर क्या होता है कि कुंडली में कोई ग्रह खराब हमें दिखा, हम उसी का रत्न पहन लेते हैं, उसी का उपाय करने लगते हैं, उसी के मंत्र जपने लगते हैं, सालों साल करते हैं, पर फायदा नहीं होता। क्यों? क्योंकि हमने डाली का इलाज किया, जबकि बीमारी जड़ में है। कुंडली का कोई भी ग्रह अकेला काम नहीं करता। हर ग्रह अपनी ताकत किसी और ग्रह से खींचता है। आज हम इसी छिपे खेल को पूरी तरह से समझने का प्रयत्न करेंगे। सबसे पहले जो मैं जानकारी रख रहा हूं आपके सम्मुख, उसे सुनकर आप चौंक जाएंगे। केतु। प्रिय दर्शकों, केतु की जो जड़ है वो शुक्र से जुड़ी हुई है। अब आप कहेंगे कि वैदिक ज्योतिष में तो कुजवत केतु कहा गया है, परंतु मैं जो जानकारी दे रहा हूं इसे जरा ध्यान से समझिए। इसके पीछे जो दर्शन है वो जरा समझिए। मैंने कहा केतु की जड़ शुक्र से जुड़ी हुई है। आप कहिए कैसे? ये तो उल्टी बात हो गई, क्योंकि शुक्र क्या है? शुक्र भोग है, विलास है, शादी है, प्रेम है, सुंदरता है, दुनियावी आकर्षण है, यानी पूरा संसार। और केतु क्या है? केतु मोक्ष है, वैराग्य है, संन्यास है, दुनिया से मन उठ जाना है। तो एक भोग का ग्रह, एक त्याग के ग्रह की जड़ कैसे हो सकता है? सवाल बिल्कुल सही है, परंतु सच्चा वैराग्य कभी गरीबी से जन्म ले ही नहीं सकता। ये मैं पूर्व में भी आपको बता रखा हूं। जिस आदमी ने जिंदगी में कभी सुख न देखा हो, अगर वो कहे कि मुझे दुनिया से मोह नहीं, तो ये वैराग्य नहीं है, ये मजबूरी है। असली वैराग्य तब आता है जब आदमी ने सब कुछ भोग लिया हो, पैसा देखा हो, ऐश्वर्य देखा हो, सब देखा हो, सब सुख देखा हो, और फिर उसके मन में ये बात बैठ जाए कि इन सब में कोई स्थायी सुख नहीं है। भगवान बुद्ध कहां से आए? राजमहल से आए। राजा भर्तृहरि का वैराग्य कहां से आया? राजसी ठाट बाट से आया। यूं समझ लीजिए कि जब इच्छाएं पूरी तरह जल जाती हैं, उसके बाद जो राख बचती है वही केतु है। एक और बात, योग शास्त्र कहता है कि शुक्र शरीर की सबसे शक्तिशाली ऊर्जा है। जब यह ऊर्जा नीचे से ऊपर की ओर चढ़ती है तो कुंडलिनी जागती है और अंत में मोक्ष तक जाती है। तो शुक्र और केतु का यह नाता सिर्फ ज्योतिष का नहीं, पूरे आध्यात्मिक विज्ञान का सार है। अब इसे कुंडली पर हम कैसे समझेंगे? बहुत सीधी सी बात है। अगर किसी की कुंडली में शुक्र खराब है, मान लीजिए कि शुक्र कन्या राशि में नीच का है, शुक्र पीड़ित है, शनि से दृष्टि इत्यादि है, या शुक्र राहु के साथ बैठा हुआ है, केतु तब सामने ही होंगे, जातक का चरित्र कमजोर हो रहा होगा। अब वो व्यक्ति अगर लाख कुछ कर ले, लाख उपाय कर ले, लाख गुरु मंत्र जप ले, क्या कभी उसको वो आध्यात्मिक ऊंचाई केतु दे सकते हैं जिसके लिए वो मंत्र जप इत्यादि कर रहा हो? जवाब है नहीं, क्योंकि जड़ सड़ी हुई है, जड़ खराब हो गया है। ऐसे आदमी को केतु मोक्ष नहीं देंगे, मोक्ष के बजाय मूत्रजन्य रोग देंगे।
रीढ़ की हड्डियों की तकलीफ देंगे, अजीब अजीब डर और जिंदगी में भारी भटकाव देंगे। तो उपाय क्या है? इसका उपाय यानी जड़ शुक्र को ठीक करना होगा। शुक्र को ठीक करने के उपाय, ध्यान रखिएगा, मैंने केतु के लिए शुक्र को ठीक करने की बात करी, जबकि आमतौर पर आपने यह भी सुना कि कुजवत केतु या फिर हम केतु को ठीक करने के लिए बुध के मंत्र का जप करते हैं, यह बात भी आपने सुना है। लेकिन अभी जो मैं जानकारी दे रहा हूं यह दर्शन है और बड़ा ही अद्भुत विषय है, समझने का प्रयत्न करिएगा। बस सामान्य सतर्क हम शुक्र को ठीक करेंगे। अगर आपको मोक्ष चाहिए, वैराग्य चाहिए, तो केतु को आप ठीक कर रहे हैं, और केतु को ठीक करना है तो पहले शुक्र को ठीक करना होगा। अपना चरित्र साफ रखिए, भौतिक जीवन में संतुलन लाइए। जैसे ही शुक्र में सुधार होगा, केतु अपने आप शांत हो जाएंगे, अच्छा फल देने लगते हैं। आइए राहु को जरा समझ लेते हैं। राहु को समझ लेते हैं। राहु की जड़ बुध है। राहु क्या है? एक छाया, एक भ्रम, बेहिसाब लालच और ऐसी ताकत जो रातों रात सब उलट पुलट कर देना चाहती है। पर राहु के पास अपना दिमाग नहीं है। वो एक ऐसी गाड़ी है जो बिना चालक के दौड़ रही है। भ्रम कहां पैदा होता है? तर्क लगाइए, भ्रम कहां पैदा होता है? जहां सोच विचार हो। जहां सोच विचार न हो वहां भ्रम नहीं होता। जहां दिमाग हो वहीं तो भ्रम की स्थिति उत्पन्न होगी। और दिमाग का मालिक कौन है? दिमाग का मालिक बुध है। बुध हमारी सोचने समझने की ताकत है, हिसाब किताब करने की ताकत है, सही गलत तय करने की ताकत है। अब जरा सोचिए कि आपकी कुंडली में मान लीजिए, या यूं समझिए, एक उदाहरण से और आपको मैं समझाता हूं कि ये जो सबसे ताकतवर रथ वो राहु है, पर उसे चलाने वाला जो सारथी है, दुनिया का सबसे ताकतवर रथ जो है वो राहु, और उसको चलाने वाला जो सारथी है वो बुध है। रथ में बड़े मजबूत घोड़े लगे हुए हैं, बड़े मजबूत घोड़े, पर उसका जो सारथी है वो बड़ा कमजोर है, बीमार है। क्या रथ वो ठीक से संभाल पाएगा? राहु अगर मान लीजिए कुंडली में किसी के बहुत मजबूत है, बहुत मजबूत, जैसे 10वें भाव में बैठा है, जैसे 11वें भाव में बैठा है, तो ऐसे जातक की चाहतें, हिम्मत, जबरदस्त हिम्मत, उसके सपने बड़े ऊंचे होंगे। पर अगर उसकी कुंडली में बुध यानी उसकी बुद्धि कमजोर हुई, जैसे मीन में नीच का हुआ, तो फिर क्या होगा? ऐसी स्थिति में जड़ खराब है, जड़ सूख चुकी है। आदमी का फैसला लेना जो है वो सही नहीं हो सकता, अपने दम पर वो सही फैसला नहीं लेगा। फलतः राहु की जो ये भयंकर ताकत है वो खाली दिमाग पर कब्जा कर लेगी, और फिर राहु की दशा में ही जातक क्या करेगा? धोखाधड़ी। आपने देखा होगा, बहुत ध्यान से सुनिएगा, आज का सूत्र बड़ा गंभीर है कि ऐसा व्यक्ति फिर धोखाधड़ी, उसके अंदर मन में लालच उत्पन्न होगा कि रातों रात कैसे पैसा आ जाए। वो ये उसका दिमाग ही नहीं कहेगा कि नहीं मेहनत करना पड़ेगा, प्लानिंग के साथ सब कुछ होता है। वो कहेगा रातों रात कैसे पैसा आ जाए, और फिर यहीं से बर्बादी का वो शिकार होगा, मजबूत किसी परिस्थिति में फंसेगा। यानी जड़ कौन है? तो यहां जड़ जो है वो बुध है, और फिर ऐसी स्थिति में व्यक्ति को जेल खाने से लेकर के पागल खाने तक पहुंचा देगा वो। अब अगर वहीं बुध ताकतवर है, बुध मजबूत है कुंडली में, तो आदमी को बहुत बड़ा गणितज्ञ बनाएगा, सफल नेता बनाएगा, व्यापारी बनाएगा, उसकी सोच मजबूत कराएगा। और फिर ऐसी स्थिति में ऐसा व्यक्ति राहु पर अपनी कंट्रोल रखेगा। फिर आप गोमेद पहनिए व न पहनिए, आप अपने राहु को नियंत्रित कर लेंगे। और जैसा मैंने कहा, राहु वो रथ है जिसमें बड़े, अगर वो मजबूत है तो वो मजबूत घोड़े लगे हैं जो आपको जहां आप ले जाना चाहें आपको पहुंचा देगा। और सुनिए प्रिय दर्शकों, मंगल की जो जड़ है वो सूर्य है। दो ग्रहों की चर्चा मैंने आपके सम्मुख कर दी, अब मंगल को जरा समझिए। मंगल की जड़ सूर्य है। मंगल कुंडली में सेनापति है, हिम्मत, ताकत, खून, ऊर्जा, सब मंगल का काम। पर ज्योतिष शास्त्र के मर्मज्ञ कहते हैं कि मंगल एक अंधी ताकत है। सेनापति रणभूमि में किसके कहने पर तलवार उठाए? राजा के। और कुंडली में राजा कौन? सूर्य। सूर्य आत्मा, आत्मसम्मान, सही गलत की नैतिकता, जिंदगी का मकसद। बिना राज आज्ञा के सेनापति क्या कर सकता है? बस एक हिंसक, बागी और बेलगाम आदमी हो सकता है, बेलगाम हो सकता है, अपराधी बन सकता है, गुंडा बन सकता है, मवाली बन सकता है, सही दिशा में युद्ध को लेकर के नहीं जा सकता। जिनकी कुंडली में मंगल बहुत मजबूत हो, अक्सर बुरे लोग जानते, याद रखिएगा, जितने भी बहुत बुरे लोग हों, समाज में अपराधी प्रवृत्ति के हों, जिनको समाज अपराधी मानता है, उनकी कुंडली में मंगल बहुत बलवान होगा। हो सकता है उनकी कुंडली में रोचक राजयोग हो, उनकी कुंडली में रोचक राजयोग हो। पर यह बात भी नोट करके रख लीजिएगा, आजमा करके देखिएगा, उनकी कुंडली में सूर्य पीड़ित होंगे। आप किसी भी कुंडली को उठाइए,
आप पाएंगे कि ऐसी कुंडली में सूर्य पीड़ित है। अगर सूर्य पीड़ित नहीं होगा तो फिर ऐसा व्यक्ति कोई गलत रास्ते पर जा ही नहीं सकता। हो सकता है उसकी कुंडली में या तो सूर्य राहु से युक्त हो, सूर्य नीच का हो, सूर्य शनि से दृष्ट हो, सूर्य पीड़ित होना ही चाहिए। सूर्य यानी आत्मा, नैतिकता का दीपक बुझेगा तभी तो मंगल की वो भारी ताकत अच्छे काम में लगने के बजाय मारपीट, घरेलू हिंसा, गलत कामों में लग जाती है। इसीलिए कुंडली में रोचक राजयोग है, बहुत खुशी की बात, पर सूर्य कमजोर है तो वो रोचक राजयोग सही दिशा के लिए नहीं है, वो रोचक राजयोग बर्बाद करने के लिए है। सूर्य ताकतवर हो तभी मंगल आदमी को ऊंचाई पर ले जाने का काम करता है, खिलाड़ी बनाता है, शल्य चिकित्सा। बहुत ध्यान से सुनिएगा, ये बड़ा कमाल का विषय है। ये भी मैं कई बार अपने कार्यक्रमों में जिक्र करता हूं कि शनि मंगल का आमने सामने का संबंध, ये एक तरह से देखा जाए तो विस्फोटक योग है शनि मंगल का। अब इसी शनि मंगल के संबंध से व्यक्ति शल्य चिकित्सक भी बनता है। शल्य चिकित्सक, अब कुंडली में अगर सूर्य बलवान है तो संभव है कि आत्मबल है, फिर वो जाकर के विस्फोट कहीं और न करने की जगह शल्य चिकित्सक बनेगा, किसी न किसी की सर्जरी करेगा, चिकित्सक बन जाएगा, डॉक्टर बन जाएगा, सर्जन बन जाएगा। तो अगर कुंडली में मंगल को बलवान करना है तो जड़ सूर्य है। मूंगा पहनने की जगह सूर्य को ठीक करिए, सूर्य ठीक होगा, मंगल अपने आप अच्छा फल देने लगेगा, मंगल अपने आप अच्छा फल देने लगेगा। अब एक और सूत्र समझिए, गुरु। गुरु की जड़ कहां है? प्रिय दर्शकों, गुरु की जड़ चंद्रमा में है। देवगुरु बृहस्पति क्या है? ज्ञान, ईश्वर की कृपा, धर्म और सबसे ऊंची चेतना। और चंद्रमा क्या है? मन, भावनाएं, संवेदनशीलता। एक बहुत सुंदर बात समझिए, आसमान में सबसे बड़ा, सबसे फैला हुआ जो ग्रह है वो गुरु है, पर उस आसमान को देखने के लिए, उस ज्ञान को पकड़ने के लिए एक बर्तन चाहिए, और वो बर्तन मन है, चंद्रमा है। जरा सोचिए, एक तालाब है, अगर उसका पानी शांत है, साफ है, और उसमें आसमान का पूरा सब कुछ दिखाई पड़ रहा है, चांद तारे, बड़ा सुंदर वो मनोरम दृश्य है, दिखाई पड़ रहा है, लेकिन अगर उसी तालाब में लहरें उठ रही हैं, लहरें उठ रही हैं, तो क्या आप उस आसमान के चित्र को उतना ही साफ सुथरा देख पाएंगे? यानी गुरु की जो जड़ है वो चंद्रमा है। कुंडली में गुरु उच्च के हैं, कुंडली में गुरु उच्च के हैं, ये सिद्धांत मैंने आपको पूर्व में बताया हुआ है, इस तरीके से नहीं बताया हो पर बताया हुआ है। और चंद्रमा नीच के हो जाएं या राहु शनि से युक्त हो जाएं तो गुरु का सारा राजयोग बर्बाद, ये बता चुका हूं मैं पहले भी आपको, यानी जड़ खराब है। अब ऐसे नहीं, खाली ऐसा मत लीजिए, आप इसको ऐसे भी समझिए, हर जगह गुरु कुछ नहीं करते हैं, ऐसे भी समझते हैं कि गुरु बहुत मजबूत स्थिति में है, गुरु बहुत मजबूत स्थिति में है, पर चंद्रमा पीड़ित है, गुरु का अच्छा फल कभी मिल ही नहीं पाएगा। ऐसा आदमी अपने ज्ञान का इस्तेमाल लोगों की भलाई के लिए कर ही नहीं सकता, वो अहंकार में, धार्मिक कट्टरता और दिखावे में बदल जाएगा। गुरु को फलना फूलना है तो उसके लिए चंद्रमा का शांत होना, चंद्रमा का ठीक होना जरूरी है। अगर चंद्रमा ठीक नहीं तो लाख आपकी कुंडली में गुरु अच्छा दिखाई पड़ रहा हो, अच्छा फल दे ही नहीं पाएंगे। लाख गुरु वर्गोत्तमी हो, गुरु का प्रभाव आपको नहीं मिलेगा। प्रिय दर्शकों, ग्रहों की जड़ का यह सिद्धांत बहुत अद्भुत है, बहुत अद्भुत है। आपको इन सिद्धांतों को अपनी कुंडली पर अवश्य लागू करके देखना चाहिए और जड़ को एक बार आजमा लेना चाहिए। जड़ कहीं कमजोर तो नहीं पड़ रहा? अगर जड़ कमजोर है तो समझ लीजिए सही प्रभाव देखने को नहीं मिलेगा। एक आखिरी पॉइंट जो मैंने पूर्व में भी आपको समझा रखा है, याद रखिए, वैसे तो अलग अलग ग्रहों के लिए अलग अलग तर्क और सिद्धांत बनाए गए हैं जो कि मैं अभी आपको बता रहा था, लेकिन सभी ग्रहों को ठीक करने का मैं हमेशा जो सिद्धांत आपको बताता हूं वही रविवार की आराधना, भुवन भास्कर की आराधना, जो मैं आपको इतने वर्ष से बता रहा हूं, वो ये सिद्धांत है, वही कहता है कि सूर्य नैसर्गिक बलि ग्रह है, अगर वो ठीक हो जाएं तो सब ठीक हो जाएंगे। वैसे तो मैंने जड़ सबकी बताई, लेकिन सबकी जड़ मूल रूप से सूर्य है। सूर्य को ठीक करना इसलिए बहुत जरूरी है। आशा करता हूं आज का ये सिद्धांत आपको आनंददायी लगा होगा। आज के लिए बस इतना ही, इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। और आप कई सारे दर्शक सोच रहे होंगे कि आपने सबकी चर्चा कर दी, शनि को छोड़ दिया, सबसे ज्यादा कष्ट वही देते हैं, और शनिदेव को ही आपने छोड़ दिया। एक छोड़ दिया है बात के लिए। इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।